हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर में हम लोग इंडक्टेंस और इंडक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। उसका करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, सिंबल क्या है, वो ट्रांजिएंट पे कैसे एक्ट करता है, वो स्टेडी स्टेट पे किस तरीके से एक्ट करता है। तो हमारा सेकंड नंबर का जो फंडामेंटल एलिमेंट अभी जो यूनिट चल रहा है उसमें जो सेकंड है रजिस्टर के बाद इंडक्टेंस, वो हम लोग लास्ट क्लास तक फिनिश कर चुके हैं। इस लेक्चर से अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो अगेन जैसे मैंने इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में बताया था, सिमिलरली यहाँ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बीच में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, जो कि हमें कई बार कॉलेज वाइवा वगैरह में या कई इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक तरह का पैसिव एलिमेंट है जो क्या स्टोर करता है? एनर्जी स्टोर करता है। और कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। वहां पर क्या था इंडक्टर के केस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट एनर्जी। तो हम क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन? इट इज अ पैसिव एलिमेंट डिजाइन टू स्टोर अ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वहां पे हम लोग मैग्नेटिक फॉर्म में बोलते थे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है? करंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉज क्या है? चार्ज। ठीक है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल वर्जन में जाओगे। अभी सिंपली ये सुनिए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉज है वो करंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉज है वो चार्ज है। तो वहां पर इंडक्टर क्या स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है ना। जो एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और यहां पर कैपेसिटर जो है वो एनर्जी कौन सी फील्ड के फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और वहां कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और यहां पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है। तो अभी मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा। सेकेंड है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। वहां पर क्या था? चेंज इन करंट था। यहां पर क्या है? चेंज इन वोल्टेज है। तो जल्दी से मैं दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए। वोल्टेज, ठीक है। तो मैंने दोनों डेफिनेशन आपको लिखवा दी है यहां पे। क्या है कैपेसिटर? इट इज द पैसिव एलिमेंट डिजाइन टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? ईएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ईएससी। ईएससी का एक और फुल फॉर्म आपको पता है? इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, है ना। पहले आईएएस होता था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, बट उसको हटा के फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कर दिया ईएससी। तो गेट के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ईएससी का भी तैयारी करते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिकल की भाषा में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने जब इंडक्टर पढ़ाया तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर ये पैसिव क्या चीज है ना। क्या चीज है ये पैसिव? ये आगे के जो यूनिट होगी हमारी टाइप्स ऑफ एलिमेंट, वहां पर एक्टिव एंड पैसिव दोनों को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पैसिव का मतलब क्या है। अभी के लिए आप इसको ध्यान में रखिए कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों के तीनों क्या होते हैं? हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। अब पैसिव होता क्या है वो अगले यूनिट में हम लोग डिटेल वर्जन में देखेंगे। और बात करें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। इंडक्टर के टाइम पे क्या था? चेंज इन करंट। ठीक है। तो ये है आपका चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज, जो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करे वहां पर क्या होगा? ये क्या कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। ठीक है। तो जब मैं ट्रांसमिशन लाइन वगैरह पावर सिस्टम में जब पढ़ाएंगे तो जो ट्रांसमिशन लाइन हमारी जाती है वहां पे आर, एल, सी तीनों के तीनों पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको बताऊंगा वहां पे कि किस तरीके से चेंज इन वोल्टेज का असर होता है और लाइन टू ग्राउंड या लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करते हैं पावर सिस्टम में। तो बहुत डिटेल वर्जन अभी मैं यहां पे नहीं जा रहा हूं, जस्ट आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं। ठीक है। देखिए नेटवर्क थ्योरी में है ना, नेटवर्क थ्योरी लगभग हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा यूज होगा। बट अगर मैं नेटवर्क थ्योरी के अंदर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने लग जाऊं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट में वही बात करेंगे जो नेटवर्क थ्योरी के रिलेवेंट होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है बहुत बार कि अगर मैं नेटवर्क थ्योरी में दूसरे सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व करते जाऊंगा तो आप फिर नेटवर्क थ्योरी से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा, हाँ ये चीज मैं वहां यूज करूंगा, बट वो पूरा सब्जेक्ट उठा के यहां नहीं पढ़ाने लग जाऊंगा। जैसे हमने इंडक्टर के केस में देखा फ्लक्स लिंकेज। अब मैं फ्लक्स लिंकेज को अगर यहां पर बताने लगूं तो यहां इररिलेवेंट है वो। ट्रांसफार्मर का जब कंस्ट्रक्शन और सारी चीज बताएंगे तो वहां पर रिलेवेंट है उसका। ठीक है। और ट्रांसफार्मर तक जाते जाते जब आपका नेटवर्क थ्योरी के स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, उसके बाद एक दो सब्जेक्ट होने के बाद जब आप बड़े सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाता है, दिमाग का लेवल भी इंप्रूव होता है। ठीक है। चलिए, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है। किस तरीके से डिफाइन करते हैं।
ऑलरेडी आपने कैपेसिटेंस या फिर ये सारी चीजें, ये जो डेरिवेशन में करवाने वाला हूं, ये 12th क्लास में बहुत लोगों ने पढ़ ली होंगे। बट ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा से डायरेक्ट इंजीनियरिंग में आए, जिन्होंने 11th 12th नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी पढ़ाऊंगा। और जो लोग पढ़कर भूल भी गए हैं उनके लिए भी आपस से पढ़ा देता हूं। आपको पता होगा कैपेसिटर का डेफिनेशन हम ऐसा बोलते थे कि जब भी दो कंडक्टिंग प्लेट, दो मेटेलिक प्लेट या दो कंडक्टिंग प्लेट एक दूसरे किसी डिस्टेंस d पर सेपरेटेड हो जाए और उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाए, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एग्जिस्ट कर जाए, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर चार्ज स्टोर कर जाता है। और वो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शनल टू दी सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो मैं यहां पर दो कंडक्टिंग प्लेट बना देता हूं। ये मैंने दो कंडक्टिंग प्लेट बना दी। मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट कोशिश करूंगा अच्छा डायग्राम बनाऊं आपको। ठीक है, ये मैंने एक कंडक्टिंग प्लेट, अभी इसका डायग्राम बता दूंगा। डायग्राम में डायरेक्टली चाहता तो मैं डायग्राम ले लेता, बट उससे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये कुछ इस तरीके से है ना, दो प्लेट। अब इन दोनों प्लेट में है ना, दो मेटेलिक प्लेट है, किसी d डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, किसी d डिस्टेंस से, मतलब ये इस तरीके से देखिए, जो प्लेट है, ये सरफेस एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट का। तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे के डिस्टेंस, ये जैसे पेन इतना डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस पर रखी हुई है। अब इन दोनों प्लेट के ऊपर अगर मैं वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं, है ना, इन दोनों प्लेट्स पे अगर मैं वोल्टेज अप्लाई कर दूं, मेटेलिक प्लेट है, पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल और निगेटिव वोल्टेज टर्मिनल, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर एक प्लेट पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और दूसरे पे क्या हो जाएगा? निगेटिव निगेटिव निगेटिव। दूसरी प्लेट पे क्या हो जाएगा? निगेटिव निगेटिव निगेटिव, है ना। इंड्यूस्ड चार्ज किस तरीके से होते, सारा EMFT में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। यहां आप ये समझिए कि दो मेटेलिक प्लेट रखी हुई है किसी d डिस्टेंस पर, ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स पे अगर मैं सप्लाई वोल्टेज V से कनेक्ट कर दूं, और यहां पर बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक हो, बीच में अगर, है ना, इन दोनों जो डिस्टेंस पे रखी है ना, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक है, बट अगर कोई और मटेरियल हो जो कि डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, ये ऑलरेडी आप मटेरियल साइंस वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, गेट एग्जामिनेशन में इतना बहुत डिटेल वर्जन का काम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हो, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हो, तो वो क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होता है? चार्ज स्टोर होता है, और ये जो चार्ज स्टोर होगा वो किस में प्रोपोर्शनल रहेगा? सप्लाई वोल्टेज V के। ठीक है, तो मैं यहां पे डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, बट यहां पे ये बोल देता हूं कि जो Q होगा चार्ज स्टोर, हम ये बोल सकते हैं चार्ज स्टोर्ड या स्टोर्ड चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। और मैं ये डेफिनेशन भी, सिंपल वाली जो डेफिनेशन है, ये लिख भी देता हूं। इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो जो मैंने अभी हिंदी भाषा में बताया वो पूरा का पूरा मैंने एक डेफिनेशन लिखवा दिया। ये डेफिनेशन आपको काम आ सकती है अलग अलग जगह पे, क्योंकि नोट्स एक ही बार बन रहे हो और जिंदगी में एक ही बार नेटवर्क पढ़ रहे हो। ठीक है, ताकि हर चीज, नेटवर्क आपको कभी भी मुझसे अगर पढ़े हो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं नेटवर्क पहुंचाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d एंड देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन देम इज कॉल्ड कैपेसिटर। और जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जो चार्ज स्टोर था, वो क्या है? सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज V, है ना। चार्ज किस से डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं हम लोग C। इसको क्या बोलते हैं? C। और C क्या हो जाएगा? इट इज द रेशो ऑफ Q डिवाइडेड बाय V, Q डिवाइडेड बाय V। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट की अगर बात करें तो चार्ज काय में होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और इसकी काय में होती है वोल्टेज की वोल्ट में। तो चार्ज पर वोल्ट। और इसकी एक फेमस यूनिट है जिन साइंटिस्ट के नाम पे हम लोगों ने इसका यूनिट रखा है, दैट इज माइकल फेराडे। तो फेराडे को हम लोगों ने सम्मान दिया और इसकी यूनिट रखी फेराड। पिछली बार किसको सम्मान दिया था इंडक्टर में? हमने हेनरी को, है ना, जोसेफ हेनरी को दिया था। तो हेनरी के नाम पे इंडक्टर था, और कैपेसिटेंस किसके नाम पे है? फेराड के नाम, माइकल फेराडे के नाम पे। तो फेराड इसकी यूनिट है। इस वजह से आपने देखा होगा माइक्रो फेराड, मिली फेराड। तो फेराड टर्म्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग?
कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं यहां पे कि अब अगर ये कैपेसिटेंस, तो हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस क्या है, C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये असल में लीनियर कैपेसिटर, क्या बोलूं मैं इसको, लीनियर बोलता हूं अगर, तो लीनियर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, है ना। अगर मैं इसको बोलूं लीनियर, तो लीनियर का मतलब है कि अगर जिस रेशो में आप चार्ज को बढ़ा रहे हो उसी रेशो में आपको, मतलब जो भी रेशो में अगर आप चार्ज को चेंज कर रहे हो उसी रेशो में वोल्टेज भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 गुना हम लोग चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो 2 गुना आपका वोल्टेज बढ़ना चाहिए, तभी आपका लीनियरिटी रहेगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाए हम लोग, तो हम ये बोल सकते हैं ग्राफ में, है ना, ग्राफ अगर इसका मैं प्लॉट कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा आपका, ये ग्राफ आपका आ जाएगा Q और V और लीनियर है, इस वजह से हम इसका लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी लीनियर नॉन लीनियर भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये आपका क्या रहा, कैपेसिटेंस का ग्राफ। ये क्या है आपका लीनियर, इसको अगर लीनियर एज्यूम किया है। अब देखिए, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि क्या आपका जो कैपेसिटेंस है क्या वो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, क्या मैं ये बोलूं कि आपका कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर पर डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर, कैपेसिटेंस अगर लीनियर है इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन रेशो ऑफ चार्ज स्टोर टू दी वोल्टेज, या फिर चार्ज स्टोर टू दी सप्लाई वोल्टेज। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज और वोल्टेज, बट इट डिपेंड्स ऑन द रेशो ऑफ चार्ज स्टोर टू दी वोल्टेज। ठीक है, तो जल्दी से नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, टू दी वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरी डेफिनेशन लिख दी कि कैपेसिटेंस मतलब C डज नॉट डिपेंड अपॉन दी चार्ज और दी वोल्टेज, बट इट डिपेंड्स अपॉन दी रेशियो ऑफ चार्ज टू दी वोल्टेज। ठीक है, समझ आ गया। ये जब हम लोगों ने लीनियर कंसिडर किया तब ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में देखा कि किस तरीके से कैपेसिटेंस का एक नेचर होता है, 2 कंडक्टिंग प्लेट से जिसके ऊपर सप्लाई वोल्टेज दे देंगे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में नेगेटिव चार्ज, और अगर उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम चल सकता है, एयर भी है और भी बहुत सारे मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। अगर उनकी प्रेजेंस हुई तो चार्ज स्टोर होगा, और वो चार्ज स्टोर किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, इस सप्लाई वोल्टेज के V के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, चलिए, ये किस तरीके से दिखता है, तो ये मैंने पहले डायरेक्ट आपको चाहता था मैं डायग्राम बता देता, बट वो डायरेक्ट बताने में फील नहीं आता है ना, थोड़ा बना के बताओ तब फील थोड़ा ज्यादा आता है, इस वजह से मैंने पहले से नहीं बनाया। तो ये 2 डायग्राम देखिए किस तरीके से, ये प्लेट है, ये D डिस्टेंस D है ना, 3D में ये वाला डायग्राम है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ आपको, और ये अभी हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया वो है। अच्छा, एरिया कौन सा है, ये एरिया, ये वाला, ये एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने सोलेनॉइड पढ़ा था हम लोगों ने इंडक्टर के केस में, यहां पर भी इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जो क्वांटिटीज होती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज होती है, तो वहां से पता चला कि जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, इस डिस्टेंस D के। मतलब अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें एक और चीज पता चली कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस एरिया के है, मतलब जो प्लेट का ये सरफेस एरिया है, इस प्लेट का जो एरिया है ये है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मैच करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, C इज प्रोपोर्शनल टू A डिवाइडेड बाय D। और यहां पर है ना, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में लेके आ जाता हूं, इसको मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, तो यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं इप्सिलोन। क्या बोलते हैं, इप्सिलोन। ठीक है, तो मुझे भी बहुत दिन लगे इसका नाम रटने में, आई होप आपको भी लगेगा। इप्सिलोन क्या पढ़ते हैं इसको, इप्सिलोन। इसका स्पेलिंग भी लिख देता हूं, है ना, मैंने भी गूगल किया कि स्पेलिंग कैसा है, बहुत बार हम लोग पढ़ के निकल जाते हैं, समझ लेते हैं सारा चीज। तो इसको बोलते हैं इप्सिलोन, ठीक है, इप्सिलोन। किसको, इस ई को, एप्सिलोन। इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताता हूं अभी मैं। ठीक है, इसको असल में परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। जैसे म्यू था ना वहां पे इंडक्टर के केस में, जिसको परमिबिलिटी बोलते थे हम लोग, यहां पे इप्सिलोन है जिसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी। इसका भाई नाम बता देता हूं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू एफ नॉट A अपॉन D। ठीक है, A अपॉन D, D और A क्या है ये बता दिया मैंने, इप्सिलोन है ना। इसका मतलब क्या है देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी।
परमिटिविटी, परमिटिविटी। अब आप बोलोगे सर इप्सिलॉन बोल रहे हो, एक तरफ परमिटिविटी बोल रहे हो, इसका नाम है इप्सिलॉन, इसके अंदर इसका है ना, बोल सकते हैं दो नाम है। इप्सिलॉन से हम लोग बार बार जब मैथमेटिकल इक्वेशन करेंगे इप्सिलॉन इप्सिलॉन बार बार परमिटिविटी परमिटिविटी नहीं बोलेंगे, बट इसका असल मतलब क्या है, परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? तो हम ये बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने परमेबिलिटी पढ़ा था, इट इज एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली यहां पे परमिटिविटी का मतलब क्या है, इट इज एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैं लिख भी देता हूं जल्दी से, इट इज एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है फैराड पर मीटर। क्या यूनिट होती है? फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होगा वो बताता हूं, है ना। असल चीज ये जो इप्सिलॉन है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट, है ना। ये LON आ जाता है तो नोट बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एप्स नॉट, इप्सिलॉन, इप्सिनॉट इस तरीके से बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इप्सिलॉट, है ना। तो नॉट और ये ER, E नॉट ER। तो ये है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी और ये क्या है आपके रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, नॉट परमेबिलिटी, है ना। तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, ई नोट को बोलेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है अभी बता देते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है, याद रखना आप लोगों को, बहुत लोगों को याद होगी, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 फेराड पर मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, आपको सभी को याद होगी ही होगी जो 11th 12th पढ़े होंगे और खासकर 12th। और ये क्या है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? नो यूनिट। इसकी वैल्यू अगर मैं 1 बोलूं तो ये किसकी, एयर की है, और नो यूनिट, एयर या फिर वैक्यूम दोनों बोल सकते हो, नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में यूनिट किसकी, सिर्फ और सिर्फ इसकी, तो ओवर इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल यूनिट फैराड पर मीटर ही हो जाएगा। तो इसका भी फैराड पर मीटर, इसका भी फैराड पर मीटर। और अगर जहां पर रिलेटिव परमिटिविटी अगर नहीं गिवन है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, गिवन होगी तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इस वजह से बहुत बार ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत बार अगर इफ ER इक्वल टू 1 अगर मान लूं तो ये फॉर्मूला कई बार एप्स A डिवाइडेड बाय D ये भी बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कई बार जब मैं ये पढ़ा देता हूं सिंपली ये वाला फॉर्मूला, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो नॉट आएगा। ये नॉट तब आएगा जब ER इक्वल टू 1 है। और अगर ये क्यों, ER किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे, कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक है। तो अभी अगर ये दो प्लेट्स के बीच में एयर है तो 1 लेंगे, एयर या वैक्यूम है तो 1 लेंगे। अदरवाइज कोई और मटेरियल होगा तो उस मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी होगा फिक्स्ड, जो कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी पहले से आएगा वो, है ना, और वो आपको रखना पड़ेगा, वो रख के फिर आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन A अपॉन D, और ये आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। ये सारी चीजें, ये वैल्यू आपके काम की है। ठीक है, चलिए अब आपके देखिए, अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन, डायरेक्टली गेट एग्जामिनेशन में तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता कि इस फलाना की यूनिट बताइए, बट अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन इसकी परमिटिविटी की जो यूनिट है फैराड पर मीटर, कई बार क्वेश्चंस आता है कि बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी, और 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, उन चारों में फैराड पर मीटर अवेलेबल नहीं होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, अगर नन ऑफ द ऑप्शन हुआ तो उसको टिक कर देते हैं, या अदरवाइज बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो शायद गलत फ्रेम कर दिया है। बट इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो आपको गेट एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। आपकी जो गेट को छोड़ के जो दूसरी डिफरेंट एग्जाम्स होती है, चाहे एसएससी जेई हो या फिर AE लेवल का कोई भी एग्जाम, उसमें ये पूछा जा सकता है। तो चलिए दूसरी यूनिट क्या होगी उसको मैं रटाऊंगा नहीं, चाहूं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूनिट का नाम लिख दूंगा, बट नहीं लिखूंगा, आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। एक्सपेरिमेंट छोटा सा आपको पता है, ठीक है, उससे आपको बताता हूं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ, है ना, कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। आपको पता होगा कि यहां पर ये जो कूलम्ब्स फोर्स जो है, कूलम्ब्स लॉ में जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R²। अब ये होता क्या, देखिए दो चार्ज बॉडीज होती है Q1 और Q2, और ये इसके बीच का डिस्टेंस होता है,
जो आर है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो फोर्स को किस तरीके से लिखते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। ये आपने कूलम्ब्स फोर्स अपने 12th का जो फिजिक्स स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, तो कूलम्ब्स लॉ से या कूलम्ब्स फोर्स से ही स्टार्ट होता है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, ये ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, और नहीं भी पढ़ रखा है तो सिंपली ये पता होना चाहिए। चलिए अब इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कूलम्ब्स फोर्स की कंडीशन और ये सब नहीं पढ़ने लग जाना, नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर इसकी यूनिट चाहिए हमें। यूनिट एंड डायमेंशन एक टॉपिक हुआ करता था 12th क्लास में, कैसे पढ़ते थे हम लोग 11th 12th में, सारे फॉर्मूले रटने थोड़ी बैठते थे हम लोग, लेके आ जाते थे उसको उस फॉर्म में जिसकी यूनिट चाहिए। तो इसकी यूनिट चाहिए, तो बाकी चीजें हम लोगों ने Q1 Q2 यहीं पे रखी और F यहां पे रखा, आर स्क्वायर यहां रखा, कांस्टेंट को 1/4π क्या है हमारा कांस्टेंट अलग कर दिया। तो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, देखिए Q1 Q2 दोनों चार्ज है, तो कुलम तो कुलम स्क्वायर हो गया चार्ज, है ना, दो चार्ज है तो कुलम चार्ज की यूनिट होती है, तो कुलम स्क्वायर कर दिया। फोर्स काय में होता है, न्यूटन में, और ये डिस्टेंस काय में होती है, मीटर में, डिस्टेंस काय में होती है, मीटर में, तो ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यूनिट क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई c स्क्वायर डिवाइडेड बाय n m स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत काम की, कई सारे एग्जाम्स में कई बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं यहां पर इस यूनिट का लिख देता हूं c स्क्वायर डिवाइडेड बाय n m स्क्वायर, और n क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द अनदर यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, बाकी मुझे परमिटिविटी, एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो समझाने की जरूरत नहीं है। परमेबिलिटी जैसा ही होता है ना, कि कोई भी मटेरियल कितना अब उसके अंदर से फील्ड को, पर्टिकुलर फील्ड को अलाउ कर रहा है। वो मैग्नेटिक फॉर्म में अगर देखें तो वो परमिटिविटी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में देखें तो वो परमिटिविटी हो जाएगा, कि कोई भी मटेरियल कितना उसको, कितनी फील्ड को अलाउ कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी फिनिश होता है, जो कि मैंने कूलम्ब्स फोर्स से बता दिया है। पुरानी यादें ताजा हो गई होगी आपकी। ठीक है, इसके साथ ही तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में प्रॉपर एक लेवल पार कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उसका मैन्युफैक्चरिंग होके या किस तरीके से वो कैपेसिटेंस वर्क करता है, कैसे कैपेसिटर बनता है, अंदर का थोड़ा बहुत ऑपरेशन, बहुत डिटेल ऑपरेशन नहीं, जो हमारे नेटवर्क थ्योरी के काम का ऑपरेशन था वो हमने सीखा, लीनियर कर्व सीखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्लेट के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी क्वांटिटीज ली और वहां से C = ε/A/d, इस फॉर्मूले को कई बार हमने 12th क्लास में यूज कर करके न्यूमेरिकल भी करे हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इप्सिलोन पढ़ते हैं। ठीक है, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दी है। और ये जो एक और यूनिट जो आई है वो कहां से आई है, कूलम्ब्स से आई है, कूलम्ब्स लॉ से आई है। अब देखिए एक चीज और बताता हूं, जो कि काम की तो नहीं है और मैं कई बार अक्सर क्लासेस में नहीं बताता हूं, बट इस बार बता देता हूं कि आपसे अगर कोई पूछे कि अगर कैपेसिटेंस का इनवर्स कर दे, कैपेसिटेंस का इनवर्स कर दे, 1 कैपेसिटेंस कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ऐसा पूछ लिया। देखिए आप बोलेंगे सर आपने ऐसा इंडक्टर में तो नहीं बताया, नहीं, वो सिर्फ कैपेसिटेंस में ही बता रहा हूं। तो क्योंकि कई बार बार्क और इसरो जैसे इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं कि इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इलास्टेंस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इलास्टेंस, है ना, जस्ट इंटरव्यू के लिए बता रहा हूं, बाकी और कहीं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ इंटरव्यू के लिए बता रहा हूं कि इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस अगर कोई पूछे कि क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इलास्टेंस होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कोई अगर पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है, यूनिट का जो नाम है वो है ड्राफ। ठीक है, ड्राफ, इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक इलास्टेंस की यूनिट क्या है, ड्राफ है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं, और S = क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने ये किया ना, इसका उल्टा कर दो, D ऊपर आ जाएगा और ε0 A नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलास्टेंस, जिसकी यूनिट क्या है, ड्राफ। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जो कि अच्छे इंटरव्यू में आपसे कई बार पूछी जा सकती है। तो इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इलास्टेंस।
ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कैपेसिटेंस का एक पार्ट और होगा जिसमें हम लोग करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट पे किस तरीके से कैपेसिटेंस रहेगा, उसका सिंबल, उसका एप्लीकेशन, सब कुछ देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें बहुत सारा जो बचा हुआ पार्ट है कैपेसिटेंस का वो कवर कर लेंगे।